नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही और विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो लोकसभा में एक देश एक चुनाव का बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस पर बहस चल रही है। मोटे तौर पर जो बात समझ में आई वो सिर्फ एक ही है या 2 हैं। एक एक देश एक चुनाव से पैसा बचेगा और दूसरा जो बार-बार आचार संहिता लगती है, सरकार के काम-काज में ठप हो जाता है, उस पर रोक लगेगी। लेकिन क्या सिर्फ पैसा बचाने के लिए और आचार संहिता बार-बार नहीं लगे, इसके लिए एक देश एक चुनाव कराना ज़रूरी है? इसके तो बहुत से आसान रास्ते भी हैं। पैसे की जहाँ तक बात है, तो चुनाव आयोग का खुद कहना था कि लोकसभा चुनाव में 6,900 करोड़ के आसपास खर्च हुआ, वैसे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ। तो अगर आपको पैसा ही बचाना है, तो इससे पैसा नहीं बचने वाला क्योंकि 5.5 करोड़ आयोग के पास मशीनें हैं, जो 3 गुना मशीनें और खरीदनी पड़ेंगी। करीब-करीब 10,000 12,000 करोड़ का खर्चा आ जाएगा और 15 साल मशीनों की मियाद होती है, तो पैसा कहाँ से बचेगा? ये तर्क समझ से परे है। दूसरा, अगर आपको पैसा बचाना है, तो चुनाव सुधार क्यों नहीं करती पार्टी? चुनाव सुधार का बिल क्यों नहीं लेके आती? स्टेट फंड से चुनाव क्यों नहीं होते? यानी एक इलेक्शन फंड हो जाए, जिसको भी दान देना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी सामाजिक संस्था को, किसी निजी व्यक्ति को, किसी कॉर्पोरेट जगत को, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान नहीं देगा, वो इलेक्शन फंड में दान देगा। और इलेक्शन फंड के ज़रिए आयोग ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ में। इसके लिए आधार बनाया जा सकता है पिछले लोकसभा चुनाव में या पिछले विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को जितने लोग जितने विधायक होंगे उनके, उसके हिसाब से पैसा दे दिया जाएगा। अमेरिका में तो नहीं लेकिन यूरोप के कुछ देशों में ऐसा होता भी है। तो क्या चुनाव सुधार के लिए सरकार आगे आएगी? फिर अभी विधानसभा में 40 लाख की लिमिट है, लोकसभा चुनाव में करीब शायद 80 या 90 लाख की लिमिट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के खर्चे पर कोई लिमिट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जितना चाहे खर्च कर सकती है। इंडिविजुअल कैंडिडेट के खर्चे पर लिमिट है। तो पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? उसमें एक लिमिट क्यों नहीं बनाई जाती? इससे भी पैसा कम खर्च होगा। तीसरी बात जो कही जा रही है कि आचार संहिता बार-बार लगती है, तो इसके लिए भी आसान रास्ता है। जब आप पूरे देश में एक दिन में एक चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा का, 28 विधानसभाओं का, तो फिर ऐसे में तो आप 8 चरण का चुनाव क्यों कराते हैं? 4,000 5,000 कंपनियाँ चाहिए, आप 8 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव करा दीजिए पूरे देश भर में। कुछ जगह तो विधानसभा चुनाव भी हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल हुआ या बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, कहीं 400 सीटें हैं, कहीं 200 250 सीटें हैं, कहीं पौने 300 सीटें हैं। वहाँ पर 8-8 चरण में चुनाव हुए। तो आप 1 चरण में चुनाव करा दीजिए। अभी क्या होता है कि चुनाव वोटिंग जिस दिन होती है उसके 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है और ये साइलेंस पीरियड होता है। साइलेंस पीरियड का आज की तारीख में कोई मतलब नहीं रह गया। तो साइलेंस पीरियड को आप खत्म कर दीजिए, तो 2 दिन एक्स्ट्रा चुनाव प्रचार के मिल जाएँगे। तो कुल मिलाकर आप 15 दिन के अंदर चुनाव घोषित कर सकते हैं, 15 दिन में चुनाव करा सकते हैं, 17वें दिन सरकार बन जाएगी, तो कुल मिलाकर 17 दिन ही आचार संहिता की नज़र में आएँगे। अब इस समय इसका दुगने-तिगना समय आता है, तो ये भी उपाय हो सकता है। फिर सबसे बड़ी कमी तो ये है कि ये जो पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में आयोग घोषित किया गया, इसका काम ये पता लगाना नहीं था कि एक देश में एक चुनाव एक साथ कराने का फ़ायदा या नुकसान कितना है। ये इनको पता लगाना था कि इसके राह में आने वाली जो लेजिस्लेटिव दिक्कतें हैं या प्रशासनिक दिक्कतें हैं, वो कैसे दूर हो सकती हैं। लोगों से सुझाव माँगेंगे, लेकिन सिर्फ़ हिंदी और अंग्रेज़ी में सुझाव माँगेंगे, तो मास लेवल पर जो और लोग हैं, वो तो सुझाव देने से वंचित रहेंगे। एक बात और कही जा रही है कि साहब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे और उसके 100 दिन बाद स्थानीय निकायों के और पंचायत राज के चुनाव होंगे। तो फिर एक देश, वन नेशन, वन इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। ये तो वन नेशन, टू इलेक्शन हो गया वैसे भी।
और 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग लगेंगे के काम को संभालने में। 3 महीने बाद उनको नए सिरे से चुनाव में कूदना पड़ेगा, स्थानीय निकायों का चुनाव, पंचायतों का चुनाव संभालना पड़ेगा, तो ये फटीग फैक्टर आएगा। फिर मान लीजिए कोई लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो रहा है और जो गाँव का आदमी बाहर मज़दूरी करने गया है, वो लौट कर आ जाता है, इस चुनाव में भाग लेने के लिए। लेकिन 3 महीने बाद फिर उसको आना पड़ेगा वो पंचायत राज के चुनाव में भाग लेने के लिए। नहीं आ पाएगा, इतना पैसा भी नहीं है, इतनी छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो पंचायत राज की संस्थाएँ जो जहाँ लोकतंत्र का मूल है, लोकतंत्र की जड़ें हैं, वो क्या कमज़ोर नहीं हो जाएँगी? पंचायतों में अच्छे नेता उभरने क्या बंद नहीं हो जाएँगे? या उसकी राह में रुकावट नहीं आएगी? एक बात और कही जा रही है कि साहब बीच में अगर कोई विधानसभा भंग हो गई, तो 1 साल रहा अगले चुनाव के लिए तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन यानी केंद्र का दखल और जनता के प्रतिनिधित्व का अभाव और 1 साल से ज़्यादा रहा, 1.5 साल, 2 साल बचे, तो नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराया जाएगा, लेकिन उसकी मियाद 2 साल होगी। तो क्यों होगी भई 2 साल? मतदाता तो 5 साल के लिए अपना मत देता रहा है, अब आप 2 साल तक उसको महदूद कर रहे हो। फिर ऐसे में क्या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं बढ़ेगी? क्योंकि विधायक भी सोचेंगे कि अब 2 साल के लिए पैसा खर्च करें, इतना पैसा, फिर 2 साल बाद फिर चुनाव, फिर इतना पैसा खर्च करें। इससे अच्छा तो ले देकर इधर इसकी या उसकी सरकार बनवा देते हैं। कुछ जेब में पैसा भी आ जाएगा और बार-बार जेब से पैसा खर्चना भी नहीं पड़ेगा। अब 5 साल का है, अब इसका एक सॉल्यूशन क्या ये नहीं निकल सकता कि आप लोकसभा और विधानसभा की जो कार्यकाल है वो 3 साल कर दें? अमेरिका में भी 4 साल है, कई और देशों में 4 साल है। हमारे यहाँ आप 3 साल नहीं कर सकते क्या? इसके लिए क्या लोग सहमत होंगे? फिर एक और बात कही जा रही है कि जब नेशनल इलेक्शन होता है तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। जब विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें स्थानीय, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। इन दोनों को आप क्लब कर देंगे, तो नेशनल मुद्दे छा जाएँगे। और जो सत्ता में सरकार होगी, जैसे मोदी सरकार है इस समय, उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि उसका प्रधानमंत्री देश भर में घूमेगा, मीडिया जेब में होगा, चैनल जेब में होंगे और विज्ञापन में पूरा अधिकार ज़्यादा उसका पैसा खर्च कर पाएगा, तो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं मिल पाएगी। ऐसा अगर चुनाव इस तरह से एक साथ होता है। इस पर कुछ लोग तर्क देते हैं 52 से 67 तक भी तो हुए थे, लेकिन तब क्षेत्रीय पार्टियाँ नहीं हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती थी। कांग्रेस का ही राज हुआ करता था और क्षेत्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे जैसे अभी प्रभावी हैं, वैसे हुआ नहीं करते थे। एक बात और कही जा रही है कि 5 साल जिंदा कौमें इंतज़ार नहीं करती, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे। एक बार वोट दे दिया वोटर ने, तो सारे अंडे एक बास्केट में रख दिया। अब अंडे खराब निकले तो 5 साल बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा। कि उसको क्यों नहीं करने का मौका दिया जाना चाहिए? एक बार कोई पार्टी सत्ता में आ गई तो 5 साल चैन से की साँस लेगी कि अब कुछ हमारा बिगड़ने वाला नहीं है। या उसको था भी नहीं ले पाएगी कि जनता का दिल में उनके प्रति कितना गुस्सा है और अग्नि परीक्षा से गुज़ारती है जनता, कभी लोकसभा चुनाव के माध्यम से, कभी विधानसभा चुनाव के माध्यम से, तो ऐसे में क्या वो नहीं गुज़ार पाएगी? फिर इलेक्शंस तो बीच-बीच में होते रहेंगे। कोई सांसद की मौत हो गई, किसी विधायक की मौत हो गई तो उपचुनाव होगा। वो भी आपको क्लब करके फिर चुनाव कराने पड़ेंगे, फिर आचार संहिता लगानी ही पड़ेगी। ख़ैर ये छोटा इश्यू है, लेकिन बड़ा इश्यू ये है कि ये कितना संभव हो पाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी रेवड़ियों बाँटने का मौसम है, तो मतदाता को अभी लोकसभा चुनाव में भी रेवड़ी मिल जाती है, विधानसभा चुनाव में अलग से रेवड़ी मिल जाती है। अब 5 साल में एक ही बार रेवड़ी मिल पाएगी, लेकिन नेता अपना 5 साल झेलते रहेंगे। तो ये डेमोक्रेसी का डीमोनेटाइज़ेशन है, ऐसी बात भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो अलग-अलग तर्क दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो सुझाव यही है और इसमें 2-3 चीज़ें और कहनी थी मुझे कि हाँ, अगर अगर डिसॉल्व हो गई लोकसभा, यानी कोई मोदी जी ने अचानक डिसाइड कर लिया कि वो लोकसभा डिसॉल्व करना चाहते हैं, बड़ा मुद्दा आ गया
और उनको लगा कि इस मुद्दे पर चुनाव जीता जा सकता है, तो लोकसभा डिसॉल्व कर दी जाए। तो सारी की सारी विधानसभाओं को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा, उनकी कोई गलती नहीं होगी। फिर हमारे यहाँ वेव में, भावनाओं में बहकर कई बार चुनाव होते हैं। 1984 का इंदिरा गांधी की हत्या हुई, 1989 में 91 में राजीव गांधी की हत्या हुई, उसका सेकंड चरण का चुनाव बाकी था। फिर कई बार वेव होती है, 2014 में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ वेव थी, उसके तहत चुनाव हुए, 2019 में राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव हुए। तो ये वेव के इलेक्शन में असली जनता की भावनाएं सामने नहीं आती, जनता बह जाती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने दिल से वोट दे देती है, दिमाग से वोट नहीं देती। तो ये भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक काम नहीं है। कुल मिलाकर ये कुछ बातें थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।